नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि पूरी दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगी। ये कहानी है एक अद्भुत व्यक्ति की, हस रोसलिंग की। वे एक डॉक्टर थे, एक शिक्षक थे, एक सांख्यिकीविद थे, लेकिन सबसे बढ़कर वे एक सच्चाई के खोजी थे। हस रोसलिंग का जन्म स्वीडन में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु थे। जब वे छोटे थे तो उनकी दादी माँ उनसे अक्सर कहती थीं, हंस, दुनिया धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। उस समय छोटे हंस को ये बात समझ नहीं आती थी। चारों तरफ युद्ध की खबरें, गरीबी की कहानियाँ, बीमारियों की समस्याएं। कैसे कह सकती थी दादी माँ कि दुनिया बेहतर हो रही है? लेकिन हंस की दादी माँ का कहना सही था। ये बात हंस को कई साल बाद समझ आई, जब वे बड़े होकर एक डॉक्टर बने और दुनिया भर में काम करने का मौका मिला। हस रोसलिंग की पहली नियुक्ति अफ्रीका के मोजाम्बिक देश में हुई। ये 1979 की बात है। वे वहाँ एक छोटे से अस्पताल में काम करते थे। उन दिनों मोजाम्बिक में गृह युद्ध चल रहा था, गरीबी थी, बीमारियां थीं। हर रोज हंस के सामने ऐसे मरीज आते थे जिनकी जान बचाना मुश्किल होता था। एक दिन हंस के पास एक अजीब मामला आया। कई लोग एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसके लक्षण बहुत अजीब थे। पैरों में पक्षाघात, देखने में समस्या। स्थानीय डॉक्टर कह रहे थे कि यह कोई वायरस है, लेकिन हंस को लगा कि कुछ और बात है। हंस ने गांव वालों से बात की। उन्होंने पाया कि जो लोग बीमार हो रहे थे वे सब एक खास तरह की जड़ खाते थे, कसावा की जड़। ये जड़ भूख के समय खाई जाती थी क्योंकि ये सस्ती और आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अगर इसे सही तरीके से तैयार न किया जाए तो ये जहरीली हो जाती थी। हंस ने पाया कि गृहयुद्ध की वजह से लोगों के पास समय नहीं था कि वे कसावा को सही तरीके से तैयार करें। जल्दबाजी में वे इसे कच्चा या अधका खा रहे थे और इससे वे बीमार हो रहे थे। यहाँ हंस रोसलिंग को पहला सबक मिला, समस्या हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। सच्चाई जानने के लिए गौर से देखना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं। मोजाम्बिक से वापस आने के बाद हंस स्वीडन में पढ़ाने लगे। वे कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर बने। यहाँ उनकी मुलाकात ऐसे छात्रों से हुई जो दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज से थे, बहुत पढ़े लिखे थे। हंस ने अपने इन छात्रों से कुछ बुनियादी सवाल पूछे। पहला सवाल था, बताओ, दुनिया में आज 2 साल की उम्र के कितने बच्चों को वैक्सीनेशन मिलती है? क 20%, ख 50%, ग 80%। ज्यादातर छात्रों ने जवाब दिया 20% या 50%, लेकिन सही जवाब था 80%। आज दुनिया में 80% बच्चों को बुनियादी टीके मिलते हैं। दूसरा सवाल, दुनिया की आबादी का कितना हिस्सा आज स्कूल जाता है? क 20%, ख 60%, ग 80%। फिर से गलत जवाब। सही जवाब था 80% से भी ज्यादा। आज दुनिया के 86% बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। तीसरा सवाल, पिछले 20 सालों में दुनिया में गरीबी क बढ़ी है? ख वैसी ही रही है, ग घटी है। फिर से गलत जवाब। सच्चाई यह थी कि पिछले 20 सालों में दुनिया की गरीबी आधी से भी कम हो गई थी। हस रोसलिंग को बहुत अजीब लगा। ये तो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे छात्र थे, फिर भी इनके जवाब इतने गलत क्यों थे? उन्होंने एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने छात्रों से कहा, अगर एक चिंपैंजी को ये सवाल पूछा जाए और वह बिना कुछ सोचे समझे कोई भी विकल्प चुने तो क्या होगा? गणित के अनुसार चिंपैंजी के पास 33% चांस होती थी सही जवाब देने की, लेकिन हंस के छात्र सिर्फ 10 से 15% सवाल सही कर पा रहे थे। मतलब चिंपैंजी इंसानों से बेहतर कर रहे थे। यही वो क्षण था जब हंस रोसलिंग को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ और बात है। सिर्फ अज्ञानता की बात नहीं है, ये कुछ और है। हमारा दिमाग हमें गुमराह कर रहा है। हंस रोसलिंग ने इसे समझने के लिए कई सालों तक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। मुझे याद है मेरी एक सहेली अनीता की कहानी। अनीता एक बहुत अच्छी टीचर है।
एक दिन वह मुझसे कह रही थी, आजकल के बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, सब सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। पहले के ज़माने में बच्चे कितनी मेहनत करते थे। मैंने अनीता से पूछा, तुमने कोई डेटा देखा है? कोई सर्वे देखा है कि आज के बच्चे कम पढ़ रहे हैं? अनीता को लगा कि मैं बेवकूफ़ी की बात कर रही हूँ। वह बोली, अरे मैं तो रोज़ देखती हूँ। मेरी क्लास के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, सब ऐसे ही है। लेकिन जब हमने मिलकर कुछ डेटा ढूंढा, तो पता चला कि आज भारत में साक्षरता दर सबसे ऊंची है। आज़ादी के समय भारत में सिर्फ 12% लोग पढ़ना लिखना जानते थे। आज ये 75% से ज़्यादा है। कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या भी पहले से कहीं ज़्यादा है। तो अनीता क्यों सोच रही थी कि आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं करते? यही तो हस रोसलिंग की बात थी। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। हस रोसलिंग ने अपनी किताब फैक्टफुलनेस में इन्हीं धोखों के बारे में लिखा। उन्होंने इन्हें 10 अलग-अलग इंस्टिंक्ट्स या प्रवृत्तियों में बांटा। आइए इन्हें एक-एक करके समझते हैं। पहली प्रवृत्ति, अंतराल की प्रवृत्ति, गैप इंस्टिंक्ट। हमारा दिमाग हर चीज को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है, अमीर-गरीब, अच्छा-बुरा, विकसित-विकसित। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में ज्यादातर चीजें बीच में होती है। मुझे अपने एक दोस्त विकास की बात याद आती है। विकास अक्सर कहता था, दुनिया में 2 तरह के देश हैं, अमीर और गरीब। हम गरीब देश में रहते हैं। लेकिन हस रोसलिंग का डेटा कुछ और कहता था। उन्होंने पाया कि आज दुनिया के ज्यादातर लोग बीच की आय वाले स्तर में हैं। न तो वे बहुत अमीर हैं, न बहुत गरीब। वे मिडिल इनकम लेवल में हैं। हस रोसलिंग ने दुनिया की आबादी को 4 लेवल में बांटा था। लेवल 1, जो लोग दिन में $2 से कम कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो साइकिल भी नहीं खरीद सकते। लेवल 2, जो लोग दिन में 2 से $8 कमाते हैं। ये साइकिल खरीद सकते हैं। लेवल 3, जो दिन में 8 से $32 कमाते हैं। ये मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। लेवल 4, जो दिन में $32 से ज़्यादा कमाते हैं। ये कार खरीद सकते हैं। आज दुनिया में सिर्फ 9% लोग लेवल 1 में हैं। बाकी 91% लोग लेवल 2, 3 या 4 में हैं। मतलब दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी में सिर्फ 9% लोग रहते हैं। बाकी सबकी स्थिति इससे बेहतर है। भारत की बात करें तो आज भारत का मिडिल क्लास सबसे तेजी से बढ़ रहा है। करोड़ों लोग अब लेवल 2 और लेवल 3 में आ गए हैं। दूसरी प्रवृत्ति, नकारात्मकता की प्रवृत्ति, नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। हमारा दिमाग हमेशा बुरी चीजों पर फोकस करता है। अच्छी खबरें दिखाई नहीं देती। न्यूज़ चैनल भी यही करते हैं, बुरी खबरें ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें ज्यादा देखते हैं। मेरी एक बुआ जी है जो हमेशा कहती है, आजकल दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई है। पहले कितना अच्छा समय था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई पहले सब कुछ अच्छा था, तो वे बोलीं, हाँ, पहले लोग ईमानदार थे, अपराध कम थे। लेकिन सच्चाई यह है कि पहले भी अपराध थे, सिर्फ वे रिपोर्ट नहीं होते थे। आज हमें हर चीज की जानकारी मिलती है, इसलिए लगता है कि अपराध बढ़ गए हैं। हस रोसलिंग के डेटा से पता चलता है कि वास्तव में दुनिया कई मामलों में बेहतर हो रही है। दुनिया में युद्ध कम हो रहे हैं, बाल मृत्यु दर घट रही है, साक्षरता बढ़ रही है, गरीबी कम हो रही है, औसत जीवनकाल बढ़ रहा है। भारत की मिसाल लेते हैं। 1990 में भारत में बाल मृत्यु दर 126 प्रति हजार थी। आज ये 34 प्रति हजार है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। इसका मतलब है कि लाखों बच्चों की जान बच रही है। 1947 में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 32 साल थी। आज ये 69 साल है। आधी सदी में हमारी औसत उम्र दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन ये अच्छी खबर कहीं नहीं दिखाई जाती। न्यूज़ में हमेशा बुरी खबरें आती है। तीसरी प्रवृत्ति, सीधी रेखा की प्रवृत्ति, स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। हम सोचते हैं कि जो चीज़ बढ़ रही है वह हमेशा उसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे अपने पापा की बात याद आती है। 90 के दशक में जब कंप्यूटर आए थे, तो वे कहते थे, अब सारा काम कंप्यूटर कर देंगे, सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ?
कंप्यूटर ने कुछ नौकरियां खत्म की, लेकिन कई नई नौकरियां भी बनाई। जनसंख्या का मामला लें। बहुत से लोग डरते हैं कि दुनिया की आबादी बेकाबू हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि आबादी की बढ़ोतरी धीमी हो रही है। हस रोसलिंग बताते थे कि दुनिया की आबादी एस-कर्व के हिसाब से बढ़ती है, सीधी रेखा के हिसाब से नहीं। पहले तेजी से बढ़ती है, फिर धीमी हो जाती है और अंत में स्थिर हो जाती है। यूएन के अनुमान के अनुसार दुनिया की आबादी 2100 तक 10 से 12 अरब पर स्थिर हो जाएगी। ये डरावनी बात नहीं है, क्योंकि तब तक तकनीक भी बहुत बेहतर हो जाएगी। भारत में भी फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रही है। 1950 में भारत में औसत 6 बच्चे पैदा होते थे प्रति महिला। आज ये 2.2 है। कुछ राज्यों में तो ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। चौथी प्रवृत्ति, डर की प्रवृत्ति, फियर इंस्टिंक्ट। हमारा दिमाग खतरनाक चीज़ों से बहुत डरता है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था जब हम जंगलों में रहते थे, लेकिन आज के ज़माने में यह हमें गुमराह कर देता है। मेरी एक मम्मी जी है जो हवाई जहाज से बहुत डरती है। वे कहती हैं, हवाई जहाज कभी भी गिर सकता है। जब मैंने उनसे कहा कि हवाई जहाज कार से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, तो वे नहीं मानी। आंकड़े बताते हैं कि हवाई जहाज क्रैश की वजह से मरने की संभावना 11 मिलियन में 1 है। कार एक्सीडेंट से मरने की संभावना 5000 में 1 है। यानी कार से सफ़र करना हवाई जहाज से 2200 गुना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जब कोई प्लेन क्रैश होता है, तो उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। रोज़ाना हज़ारों कार एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उनकी खबर नहीं बनती। आतंकवाद का डर भी ऐसा ही है। 9/11 के बाद अमेरिका में लोग इतने डर गए कि वे हवाई जहाज से सफ़र करना छोड़कर कार से यात्रा करने लगे। इसकी वजह से कार एक्सीडेंट में ज़्यादा मौतें हुईं। हस रोसलिंग कहते थे कि डर से बचने के लिए हमें रिस्क को कैलकुलेट करना चाहिए। सिर्फ इमोशन के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। भारत में भी यही होता है। जब कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो लोग ट्रेन से डरने लगते हैं और बस से जाना पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेन सबसे सुरक्षित साधन है। पांचवी प्रवृत्ति, आकार की प्रवृत्ति, साइज इंस्टिंक्ट। हम संख्याओं को सही तरीके से नहीं समझते। बड़ी संख्याएं डरावनी लगती है, चाहे वे वास्तव में बड़ी हों या न हों। मुझे याद है, कुछ साल पहले अखबारों में खबर आई थी, भारत में हर साल 2 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी लगती है, और वाकई ये चिंता की बात है। लेकिन अगर हम इसे पर्सपेक्टिव में देखें, तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। 2 लाख का मतलब है 0.014%, यानी 99.986% लोग सड़क दुर्घटना में नहीं मरते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सड़क सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। हस रोसलिंग कहते थे कि नंबर्स को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए। कंपेयर करना, दूसरी चीज़ों से तुलना, प्रोपोर्शन निकालना, कुल में से कितना हिस्सा है, डिवीजन करना, प्रति व्यक्ति कितना है। कोविड-19 का उदाहरण लेते हैं। जब पहली बार भारत में 1 लाख केस की खबर आई, तो सब घबरा गए। लेकिन उस समय भारत की जनसंख्या में ये 0.007% था। अमेरिका में उसी समय ये परसेंटेज कई गुना ज़्यादा था। छठी प्रवृत्ति, सामान्यीकरण की प्रवृत्ति, जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। हम एक कैटेगरी या ग्रुप के बारे में जनरल ओपिनियन बना लेते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इससे स्टेरियोटाइप्स बनते हैं। मेरे एक दोस्त राहुल की कहानी है। वह कहता था, अफ्रीका के सारे देश गरीब हैं। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी अफ्रीका के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो पता चला कि उसकी जानकारी सिर्फ फिल्मों और न्यूज़ से थी। सच्चाई ये है कि अफ्रीका में 53 देश है। कुछ देश वाकई गरीब हैं, लेकिन कई देश तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे बोत्सवाना, मॉरिशस, सेशेल्स। ये सब मिडिल इनकम कंट्रीज है। घाना और केन्या जैसे देशों में मोबाइल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से भी आगे हैं। एम-पेसा जैसी मोबाइल पेमेंट सिस्टम पहले अफ्रीका में आई, बाद में भारत में। भारत के अंदर भी यही होता है।
उत्तर भारत के लोग कभी कभी सोचते हैं कि दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी नहीं जानते। दक्षिण के लोग सोचते हैं कि उत्तर के लोग अशिक्षित हैं। लेकिन ये सब जनरलाइजेशन है। हस रोसलिंग कहते थे कि जनरलाइजेशन से बचने के लिए हमें हमेशा पूछना चाहिए, क्या ये बात इस कैटेगरी के ज्यादातर लोगों पर लागू होती है? सातवीं प्रवृत्ति, नियति की प्रवृत्ति, डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। हम सोचते हैं कि जो चीजें आज हैं वे हमेशा वैसी ही रहेंगी। कुछ चीजें बदल नहीं सकती। ये बहुत गलत सोच है। मुझे अपने दादाजी की बात याद आती है। 1980 के दशक में वे कहते थे, भारत हमेशा गरीब देश रहेगा, यहाँ कभी कुछ नहीं बदलेगा। उस समय ये बात सच लग सकती थी। लेकिन आज देखिए कि भारत कितना बदल गया है। 1991 में भारत की पर कैपिटा इनकम $370 थी। आज ये $2000 से ज्यादा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन का उदाहरण और भी अच्छा है। 1980 में चीन भारत से भी गरीब था, लेकिन सिर्फ 40 सालों में चीन ने अपने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही बात टेक्नोलॉजी के साथ भी होती है। 1990 के दशक में लोग सोचते थे कि इंटरनेट कभी मेनस्ट्रीम नहीं बनेगा। आज देखिए, हमारी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर निर्भर है। मोबाइल फोन का भी यही हाल था। नोकिया के सीईओ ने 2007 में कहा था कि आईफोन कभी सफल नहीं होगा क्योंकि इसमें कीबोर्ड नहीं है। आज स्मार्टफोन के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन के मामले में भी यही होगा। आज रिन्यूएबल एनर्जी की कीमत फॉसिल फ्यूल से कम हो गई है। सोलर एनर्जी की कॉस्ट पिछले 10 सालों में 90% तक गिर गई है। टेस्ला जैसी कंपनीज ने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक कार्स भी प्रैक्टिकल हो सकती है। नॉर्वे में अब 90% नई कार्स इलेक्ट्रिक है। भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने पूरी तरह से कैश ट्रांजैक्शंस को बदल दिया है। आज एक छोटे से चाय वाले के पास भी क्यूआर कोड होता है। डिजिटल इंडिया मिशन ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे करप्शन कम किया जा सकता है। आधार सिस्टम ने सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। चंद्रयान और मार्स मिशन ने दुनिया को दिखाया कि भारत भी स्पेस पावर बन सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे बिजूस और अनअकैडमी ने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव माइंडसेट में आया है। आज की जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप को करियर ऑप्शन मानती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम जैसी कंपनीज ने दिखाया है कि भारत में भी वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस हो सकते हैं। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। इसलिए मेरा मानना है कि जो चीजें आज असंभव लगती हैं, वे कल रियलिटी बन सकती है। बस जरूरत है सही नीतियों, टेक्नोलॉजी में निवेश और सबसे महत्वपूर्ण माइंडसेट चेंज की। भारत में भी अगले 20 से 30 सालों में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है कि 2050 तक भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाए। हो सकता है कि पोल्यूशन की समस्या सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि रूरल और अर्बन के बीच का गैप खत्म हो जाए। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जो इसका विरोध करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए।